हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑल माय जीनियस क्लासेस एंड यू आर वाचिंग हिंदी क्लासेस। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 के हिंदी के बारे में, जो कि हमारा चैप्टर है ऊषा। और ये काव्य खंड का 8वां चैप्टर है, जो कि हमारा चैप्टर का नाम ऊषा, और ये इसके राइटर शमशेर बहादुर सिंह है। ठीक है, और ये जो है ना, कवियों के कवि भी कहा जाते हैं शमशेर बहादुर सिंह को। ठीक है, लेकिन आपसे ये पूछा जाएगा कि आगे ये नागार्जुन जो है वो किसके है, तो एक समकालीन के हैं दोस्तों। ठीक है, यहाँ पास नहीं लिखे, लेकिन आपको याद होना चाहिए माइंड में। ठीक है, अगला जो है कि जन्म इनके बारे में, तो 13 जनवरी 1911 देहरादून। कहाँ पड़े थे भाई? यूपी उत्तर प्रदेश में। ठीक है, निधन के बारे में अगर बात किया जाए कि शमशेर बहादुर सिंह का निधन कब हुआ, मृत्यु, तो 12 मई 1993 ईस्वी में। ठीक है, माता पिता का नाम क्या? तो माता का नाम बताइएगा प्रभु देवी एवं पिताजी का नाम तारिफ सिंह। ठीक है, आई बस समझ, देखिए यहाँ पे समकालीन लिखा हुआ है। ठीक है, आ रही बस समझ में। ये अगला जो है यहाँ पे शिक्षा के बारे में, 1928 ईस्वी में इनके हाई स्कूल से मतलब कि एजुकेशन प्राप्त किए। फिर 1931 यहाँ पे बात बताया गया, या +2 का मतलब यहाँ पे समझिए कि इंटरमीडिएट का भी इन्होंने एजुकेशन प्राप्त किए। ठीक है, 1931 ईस्वी में। अगला जो है 1933 में BA इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से प्राप्त किए, और 1938 में MA मतलब मास्टर ऑफ आर्ट्स की डिग्री। ठीक है, और 1929 में धर्म देवी से विवाह हुई थी। और लेकिन ज़्यादा ये नहीं, मतलब 1929 में इनका विवाह हुआ था, लेकिन 1933 में क्या, इनकी पत्नी का निधन हो गया। मतलब कि 1929 और यहाँ पे 4 साल का सिर्फ फर्क रहा है। ठीक है, 4 साल में भी इनकी पत्नी जो है ना, मतलब उनका निधन हो गया था। ठीक है, मृत्यु जब हुई थी इनके 1900, देखो यहाँ पे बात देखिए दोस्तों, तो यहाँ पर समझिएगा कि मृत्यु जो हो गई थी। ठीक है, 1978 में यहाँ पे सोवियत रूस का यात्रा भी लिखी है। ठीक है, आई बस यात्रा भी किए थे। कृतियाँ दूसरा सप्तक 1991 में शामिल हुए थे, लेकिन 1981 से 1988 में प्रेमचंद और विक्रम के विश्वविद्यालय के ये अध्यक्ष भी रहे थे, जो 1951 की बात है। ये दोस्तों कितना है? 1951 की बात है। ठीक है, आई बस समझ में। अब चलते हैं इसके टॉपिक के ऊपर। ओके, चलते हैं दोस्तों। देखिए ऊषा यहाँ पे समझिए कि इसमें एक एक पॉइंट, एक एक शब्द का अर्थ समझेंगे। ठीक है, इसमें कहा जाता है कि प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे भोर का नभ। मतलब कहने का मतलब, प्रातः का मतलब होता है सुबह। सुबह का जो नभ था, जो आकाश था, वो क्या था? बहुत ही नीला शंख था। शंख मतलब कि जैसे देख सकते हैं, जैसे हंस को तो पूरा शंख उजला जैसा लिखता है। ठीक है, उसी तरीके से बताया गया ऊषा में कि जब सूर्य से पहले का, उसमें जैसे उषा मतलब ओस जो गिरता है ना, शबनम, जो सूर्य से पहले की दृश्य के बारे में लेखक किस तरीके से दर्शाता है, लोगों के बारे में बताते हैं। इसके बारे में प्रातः नभ था मतलब सुबह का समय था। ठीक है, सुबह का समय आकाश जो था ना, बहुत ही नीला था, और शंख जैसे भोर का नभ था। जैसे भोर का जो नभ होता है, सुबह का आकाश जो होता है ना, वो शंख था, एकदम पूरा उजला था। उसके बारे में और देखते हैं, सुबह का जो आकाश जो होता है बहुत ही सुंदरता दिखाई देता है, लोगों को एकदम उजला अच्छा दृश्य दिखाई देता है ना। हाँ, देखिए कहा जाता है कि राख से लिपा हुआ चौका, जैसे माना जाए कि राख से लिपा हुआ चौका। आप जैसे बहुत से ऐसे देखोगे, मतलब कि हिंदुओं में भी घर को जैसे नीचे लिपा हुआ रहता है, तो गोबर और पानी से क्या होता है, अच्छे तरीके से लिपा हुआ देता है, जिससे अच्छा दिखने में। अगर वही आदमी कोई चल फिर जाएगा ना, तो वो सारा सुंदरता है ना बिगड़ जाएगा। उसी तरीके से बताया गया है कि जो नभ जो आकाश जो है, वो राख से लिपा हुआ चौका जैसे दिख रहा है, और अभी गीला पड़ा है, जो क्या काफी मतलब कि यहाँ पे गीला पड़ा है, जो अच्छा है। लेकिन अब यहाँ पे बता देते हैं ये भी कि बहुत काली सील जरा से लाल केसर से जैसे धुल गई हो, इसलिए यहाँ पे बताया गया है ये भी कि बहुत काली सील है। और उस पर देखिए, अगर स्लेट वगैरह पे आप बचपन में आप पढ़े होंगे स्लेट वगैरह पे, तो वहाँ पर देखिएगा कि उसमें पेंसिल में भी अगर उसमें काली स्लेट होगी, वहाँ पे 2 कलर की होगी, एक वाइट में फेसेस होगी। यहाँ पे बताया गया वही बहुत काली सील का मतलब पत्थर, काली सील पत्थर जो होती है, वो जरा से लाल अगर केसर से जैसे धुल गई हो, जैसे लाल केसर जैसे लाल जैसा होता है ना, उसमें लाल केसर भी होगा, लगता है घिस दिया गया है, धुल गया हो। उसके बारे में अगर उसी तरीके से आकाश का नभ जो होता है ना, सुबह का देखोगे तो रंग बिरंगा दिखाई देता है। नभ जो है, आकाश जो है, उजला तो होता ही है, लगता है केसर से लगा धुल गया है, और काली घटाएं मतलब बहुत सी अलग अलग रंगों की दिखाई दृश्य दिखता है। लेकिन जब ये सूर्य जब उग जाता है, तो वो सारा का सारा धुल जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे बताया जाता है कि बहुत काली सील जरा से लाल केसर से जैसे धुल गई हो स्लेट पर, या लाल खड़िया चौक का मतलब चौक, जैसे स्लेट पर आप लिखे होंगे तो लाल से देखिए खड़िया, वहाँ पे चौक से लिखते हैं, चाक से मल दी
हो किसी ने, लगता है कि कोई चौक से मल दिया गया हो और रंग बिरंग अलग अलग रंग फेस में हो गया है कि नहीं। इतनी बात समझ में आई दोस्तों। चलते हैं अगला स्टेप में आगे इस तरीके से। ओके दोस्तों, अब कहा जा रहा है कि नील जल में या किसी गौर झील में दे। कहा जाता है कि नील जो नदी जो होते हैं, नदी में जो जल परी होती है उसकी जो गौर झील दे, मतलब उसके शरीर के बारे में जिस तरीके से झिलमिलाते हुए उसका शरीर के बारे में जैसे हिल रही हो, तो उसके बारे में उसका दृश्य जो होता है ना, उसी प्रकार से एक नभ जो होता है आकाश का जो दृश्य होती है ना, उसी तरीके से यहाँ पे परियों के बारे में बता रही है कि उसका देह शरीर जो हिल रही है उसी के बारे में। और कहा जाता है कि जादू टूटता है तब टूटता है इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। जब देखेंगे सूर्य से पहले जो उसकी सारी दृश्य जो आकाश का जो नभ होता है ना, वो बहुत ही सुंदर दिखाई देता है अलग अलग रंगों में। जैसे ही जब सूर्य निकलता है वो सारा का सारा दृश्य क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। और जब सूर्य निकलता है तो सिर्फ हमको एक ही कलर दिखाई देता है, काला या, और बहुत से देख ही नहीं पाते हैं सूर्य जब निकलता है। तो वही बात बताते हैं कि ये जादू हो जाता है जब जादू टूटता है इस उषा का। अब उषा का मतलब समझ में आ गया दोस्तों कि जो सूर्य से पहले का दृश्य जो होता है भोर के बारे में। तो इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है और इस जादू का करिश्मा यही बात बताएगी। तो जो वहाँ आकाश जो होती है, नभ जो होती है, वो सारा का सारा जितनी भी है वो सारा का सारा रंग क्या हो जाता है, धुल जाता है और वो जादू की तरह दिखाई देता है। और एक ही को रंग दिखाई देगा, सिर्फ काला। बहुत से हम लोग को तो देख ही नहीं पाते हैं आकाश को ऊपर में। ठीक है, आई बस समझ में दोस्तों। ये थे पूरे इसके एक अर्थ का मैंने, है ना, एक शब्द का अर्थ मैंने आपको बताया है। ठीक है।